सुनिए ना बोरिस जी, पहले काम करिए, कल 3-3 घंटा हिस्ट्री और पॉलिटी लगा दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग एंड तक पहुंचे हैं। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और आपका, हाँ हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ हाँ, बाकी जो भी बच जाएगा वो। हाँ, ठीक है। पहले मैथ सब रहेगा, 12 बजे के बाद ही होगा, मतलब पहले में मैथ या जो भी आपका बचा रहेगा वो पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा। देखिए, देखिए, स्थिति ऐसी है कि आगे इसी मंथ में 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी पे भी जाना है। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा। अगले इस सप्ताह में कम से कम 2 दिन ऐसा तो लंबी चूंकि मेरे फैमिली में ही शादी है, मतलब मेरे भाई का हो रहा है। ठीक है, तो अब सोचिए कि अब उसमें भी मैं दूरी बनाया हुआ हूं। मैं उनको ही बोलता कि भाई आपके शादी के चक्कर में पड़ेगा तो मेरा शादी संकट में पड़ जाएगा। हम चाहते कि मेरा शादी अच्छा से हो, इसलिए आपकी शादी से थोड़ी दूरी बरकरार रखेंगे। टाइम टू टाइम जरूर आएंगे, इसलिए बुरा मानने वाला कोई बात नहीं होगा। तो समझदार लोग हैं, वैसी कोई समस्या वहां पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ फंक्शंस में तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए 2 दिन का मेरा ये है कि मैं 2 दिन के लिए नहीं रहूंगा। तो उस बीच भी चूंकि 2 दिन नहीं रहूंगा, तो ऐसे में जो क्लासेस आपके नहीं हो रहे हैं वो क्लासेस उसमें फुल टाइम चलेंगे आपके। ठीक है, ताकि वो टाइम आपका यूज हो जाए। ठीक है, और इस टाइम में ये हो, मतलब हमारी संस्था की प्रायोरिटी ये है कि आपका सारा चीज कंप्लीट हो। आप ही मत सोचिए कि आप कोई सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, आप लोग को हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि जो हो गया वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो वही आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत ही है। जो नहीं हुआ उसके लिए सर पीट रहे हैं कि सर ये नहीं हुआ। जो नहीं हुआ ना, विश्वास कीजिए वो हो जाएगा। लेकिन आपके स्तर पे जो नहीं हुआ, क्या वो हो जाएगा? इसका श्योरिटी आप खुद से कीजिए कि आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास, मैनेजमेंट के पास पूरा प्लान है कि किस प्लान में कैसे क्या। तो आप ये मत टेंशन कि मैथ नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग। उनके पास पूरा प्लान है, क्योंकि इस प्लान के तहत एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे अपने प्लान है कि हम कैसे टाइम के अंदर में कंप्लीट करेंगे। तो उस टाइम के में आपको यह ध्यान रखिए कि आप अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट कीजिएगा। इतना जो पीछे आप पढ़ लिए उस सब का रिवीजन आप कैसे कर रहे हैं। उसमें से अगर कोई टेस्ट करा दिया जाए तो उसमें से आपसे कुछ भी गलती नहीं होगा। क्या इसका दावा आप करते हैं? नहीं करते हैं। तो अगर करते हैं तो अब बिल्कुल टेस्ट होगा। हम जब जिस दिन छुट्टी के में रहेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उसका स्पेशली मैं क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं उसी टॉपिक से। उसमें अलग का कुछ नहीं आपको रहेगा, जो आपको पढ़ाया गया वो। और उसके बाद वो टेस्ट होगा, है ना। और उसमें वो देखा जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और बिल्कुल आपके क्लास नोट से और आपको जो पढ़ाया गया है क्वेश्चन वहीं से होगा, उससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि कहीं से कोई चेप देगा वो शायद क्वेश्चन, है ना। जनरली क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं। लेकिन मैं टेस्ट इसलिए हमेशा नहीं कराता हूं क्योंकि मैं जब भी कराऊंगा तो खुद से बना के कराऊंगा। अपने बैठ करके टाइपिस्ट के साथ बैठना पड़ता है, बैठने के बाद बताना पड़ता है ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे आपको रखिए, ताकि एग्जैक्ट चीजें आपको ये हो। और वहां पे ये भी पता चले कि आप, मतलब चूंकि अगर बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हैं, क्योंकि उसमें आपका रिवीजन भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन रहेगा तो आपको अपना रिवीजन पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो जिस तरीके से समय है उस समय को यूटिलाइज करके, और ये हमारी और आपकी संस्था की सबकी समस्या है कि हमें टाइम कम मिला है ना। तो इसी कम टाइम में आपको ये करना, और इसमें आप लोग को भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लगातार बैठना पड़ रहा है, हम लोग को भी लगातार खड़ा रहना पड़ रहा है, लगातार बोलना पड़ रहा है ना। यहां नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आदमी जाके बैठता है या घर में जब बेड पे जाता है ना तो समझ में आता है कि बॉडी की क्या हाल हुई है। रियल सुबह में उठने का मन नहीं होता है, सुबह में उठने का मन नहीं होता है यार, इग्नोर कर दो, बंद कर दो। नहीं तो पहले जनरल सिचुएशन में हम लोग सैटरडे संडे को क्लास नहीं लेते हैं, केवल मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमेशा क्लास तब लिया गया है जब शिक्षक वैकेंसी आई है।
नहीं तो सैटरडे संडे हम लोग अपने लिए रखते हैं सुरक्षित कि भाई ये अपना कोटा है सोने के लिए। मतलब आप बता रहा हूं, जब भी सैटरडे संडे आता है तो हमको एक बात का बड़ा अनुभूति होता है, आनंद होता है, यार सोएंगे दम भर। सोने का मतलब ये रहता है, पहले बचपन में रहता था कि इतवार आएगा तो खेलेंगे खूब, अब रहता है कि सैटरडे संडे आएगा तो सोएंगे खूब। रीजन ये होता है कि सैटरडे संडे को सुबह उठने का टेंशन नहीं होता है, और आदत ऐसी है कि आप, और काम है, अपनी भी पढ़ाई है तो आपको करना है, तो 2:30-3 आपको बजने हैं, रात को 4 बजने हैं आपको सुबह के। ऐसे में सो करके आपको फिर 9 बजे क्लास आना होता है, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। ऐसे में जिस दिन पता रहता है कि सैटरडे को क्लास नहीं है, संडे को क्लास नहीं, उस दिन लगता है कि आज फ्रीडम है, आराम से 4-5 बजे तक पढ़ो, आराम से 12 बजे तक सो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे फिर उठो, फिर ब्रश करो, नाश्ता करो, फिर टहलो, घूमो फिरो, फिर सो जाओ अगर मन कर रहा है तो, फिर पढ़ो, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आपको काम तो करना पड़ेगा, और अपना जो काम है पढ़ाई और पढ़ाना, जो भी जिसका काम है वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। तो लेकिन अभी जिस सिचुएशन में है ये है, इसमें आपको सैटरडे संडे तो छुट्टी दे नहीं सकते। तो ऐसे में ये हमारे लिए भी दुष्कर हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए दुष्कर है, ये हमारे लिए भी दुष्कर है। लेकिन हाँ, दोनों जब कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं तो दोनों को अपना काम करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस को ध्यान में रख करके ही चीजों को आपको कराया जाए। हाँ, आपका क्या है जी, कौन सा क्लास है आपका, आपकी क्लास कौन सी है, किस मतलब 1 to 5 में है आप, 1 to 5 में है, 6 to 8 9, हाँ तो आपको तो केवल जीएस का ही है टेंशन, है ना। 1 to 5 वाले जो लोग हैं उनका तो केवल जीएस का मैटर है ना। लेकिन 6 to 8 9 10 11 12 जो वाले विद्यार्थी हैं उनकी समस्या और गंभीर है, क्योंकि उनका केवल जीएस का टेंशन नहीं है ना, तो उनको सब्जेक्टों पढ़ना है, इसलिए हो रहा है कि उनको यहाँ कंप्लीट करा देगा जाएगा ना, तो उनका कम से कम वो भी कंप्लीट हो जाए। तो जब गांधी की इतनी बात मानते हैं तो गांधी का वो भी सोचिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, है ना, जो और लोग हैं उनका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण। गांधी यही सोचते थे ना, तो यही तो बोलते हैं कि राम को हम लोग मंदिर में देखते हैं, गांधी को फोटो में देखते हैं, गांधी को और राम को विचारों में नहीं लाते हैं। गांधी और राम विचार में आ जाए तो फिर दुनिया ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा, कोई थाना में केस नहीं होगा जी, कोई मारपीट नहीं होगा, हालांकि उससे फिर बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, है ना, फिर वैकेंसी नहीं आएगी दरोगा की, है कि नहीं। मारपीट हो रहा है तब ना चीजें हो रही हैं, तो वो सब चीज है। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, की हो कहां रहो तू लो, अलन जुड़े हुए थे। चलिए ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28, 25 से 28। चलिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है, लिखेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है, अंतःकरण, अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने, हाँ इसी में, आचरण करने और सब इसी में, आर्टिकल 25 में ही सब बात लिख रहे हैं आप, ठीक है।
आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। लिख लीजिए, बाकी मतलब तो मैं सब समझाऊंगा। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब समझाए बिना निकल गया हूं? नहीं हुआ है ना, अभी भी नहीं होगा। अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अब देखिए ये आर्टिकल 25 में बहुत सारा बात है ना। अब देखिए कि पहला है अंतःकरण से धर्म को मानने की। अंतःकरण का इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्साइंस। ठीक है, अपने अंदर, आप अपने अंदर जो धर्म मानना चाहते हैं, जो धर्म धारण करना चाहते हो, आप धारण कर लीजिए अपनी इच्छा से। हाँ, अंतःकरण की, आप अपने मन से अपना धर्म मानिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने से या कोई जबरदस्ती आपको धर्म बदलवाए तो ये अधिकार देश में नहीं है किसी को। भारत का संविधान कहता है कि भारत में आप रह रहे हैं तो आप किसी भी धर्म को मानिए, आपको जो अपना इच्छा करता है, जो आपकी मर्जी है, अपने मर्जी से मानिए, किसी के प्रेशर में मत मानिए। कोई दबाव देके आपसे कुछ नहीं मनवा सकता है। तो अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने बात देखिए, तो अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छा से। कोई जबरदस्ती आप पर कोई धर्म थोप नहीं सकता है कि तुम ये वाला मानो, तुम ये वाला मानो। अब यहां से एक मैटर निकल के आता है, लव जिहाद। सुनते होंगे आप लोग, लव जिहाद। लव जिहाद क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दो लोग आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और प्रेम जब आगे बढ़ता है तो होता है कि बात बात विवाह तक पहुंचती है। तो उसमें से कोई भी एक पक्ष कहता है कि आपको अगर हमसे विवाह करना है तो आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा, आप मेरे धर्म में आ जाइए और फिर हमसे आप विवाह कर लीजिए। तो ये ठीक बात नहीं है, ये संविधान आधार अधिकार नहीं देता। संविधान कहता है कि आप अपने मन से मानिए। लव जिहाद का में एक बात समझ लीजिएगा हमेशा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो लव करेगा वो कभी जिहाद नहीं करेगा, और जो जिहाद करेगा वो कभी लव नहीं करेगा। दोनों ही अलग परस्पर विरोधी बातें हैं, है ना। देखिए, जिहाद को अगर आप देखेंगे तो कुरान शरीफ के मुताबिक जिहाद एक बड़ा ही पवित्र शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है। उसका मतलब यह होता है कि आप अपने किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अच्छा उद्देश्य जिससे लोक कल्याण होता हो, जन कल्याण होता है, जिससे लोगों को लाभ होता हो, इसके लिए जिहाद कीजिए। कुरान में यही बात है। लेकिन कुछ जिनका दिमाग खराब है, दूसरे का दिमाग खराब करना चाहते हैं, वो इसकी गलत व्याख्या करते हैं और वो जिहाद के बारे में गलत समझाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बात किसी के सुन के मानने से अच्छा है कि पहले खुद पढ़ लीजिए। आप खुद उसको उठाइए। अगर आपको फारसी नहीं समझ में आती, अगर आपको अरबी नहीं समझ में आती, तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए। आजकल तो ट्रांसलेशन की सुविधा है और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन गलत सलत आदमी सब क्या समझाता है, ये वर्ड ऐसा है कि सुनते ही निगेटिव लगता है, नहीं, लेकिन इसका मतलब कुरान शरीफ में निगेटिव नहीं है, अच्छा नहीं मतलब है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है और इसको कुछ लोग जानबूझ के बदनाम करते हैं और कोई और नहीं करता है, इसको मानने वाले ही बदनाम करते हैं, दूसरा कोई नहीं बदनाम करता। कहेंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो जिहाद कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी सब कब देखेंगे जिहाद कर रहे हैं, वो क्या करता है, बदनाम करता है, एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, जबकि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, जिहाद का नाम देकर के उस पवित्र शब्द को गलत कर देता है, उसकी मीनिंग गलत बता देता है और उसको लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करता है। तो यहां पर जो है ये वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि हमने विवाह कर लिया और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए हम जबरदस्ती बाप से शर्त रख दे रहे हैं कि आप धर्म बदल लीजिए। तो इसको कहते हैं लव जिहाद। इसके लिए बहुत सारे स्टेट में कानून भी बन चुका है ना, कि कोई ऐसे जबर नहीं कर सकता है। अरे मतलब क्या दिक्कत है, अगर दो रिलीजन के लोग अगर आपस में जुड़ रहे हैं
तो क्या दिक्कत है? जुड़े और अपने अपने विश्वास को माने। एक ही घर में अगर कोई प्रभु श्री राम की पूजा करे और एक ही घर में कोई बैठ करके आराम से नमाज अदा करे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देश ही विविधता से भरा हुआ है, घर में भी विविधता दिखेगा और ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है? अरे कोई नमाज कर रहा है, कोई अगरबत्ती दिखा के पूजा कर रहा है, दोनों लोग शुद्ध आत्मा से अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भाव तो दोनों का पवित्र है ना। तो जब दोनों का भाव पवित्र है, दोनों का उद्देश्य अच्छा है, तो दोनों क्यों एक दूसरे पर प्रेशर करें कि नहीं तू अगरबत्ती दिखावा, तुम जो है सो पूजे करो, चाहे तुम नमाजे करो, क्यों करे? लेकिन हाँ, आप इस तरह की इंटेलेक्चुअलिटी कैसे दिमाग में डाला जाए, कैसे लोगों को इस तरह का इंटेलेक्चुअल बनाया जाए कि भाई मानो को मानो ना, इंसान को समझो। हमारे आपके किसी के ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। यहां आने के बाद दुनिया में लोगों ने मुहर लगा दिया है ना, कि ये आपका वाला मुहर है, ये आपका वाला मुहर है। लेकिन ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने, जो क्रिश्चियनिटी गॉड मानती है ना, तो कोई भी लोग जो है कहीं से कोई मुहर लगा के नहीं भेजो कि ये मेरा अपना वाला है जी, ये मेरा अपना ब्रांड है, किसी का मुहर नहीं है। फिर भी हम यहां पे मान रहे हैं, तो खैर मान रहे तो माने, लेकिन उसमें डिस्टर्ब करे, जानबूझ करके एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करे या अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर दिखाने का कोशिश करे, यह अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। आप सबका सम्मान कीजिए, आप जो विश्वास करते हैं उसको कहिए कि वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहा है अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप अपने मन में कोई भी धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आचरण करने मतलब उस धर्म के हिसाब से जो आचरण हो सकता है, से मैं सनातन को मानता हूं तो मैं कलेवा बांधता हूं, टीका लगाता हूं, मेरा विश्वास है और मैं गर्व से मानता हूं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर कोई दूसरा भी आदमी है जो अपने रिलीजन को मानता है, जो मान लीजिए कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपना व्यवहार करता है ना, अगर वो आदाब करता है, अगर वो अपना वो हिजाब पहनता है, तो मैं उसका भी रिस्पेक्ट करता हूं कि उसका विश्वास है। मैं अपने विश्वास को अपने स्तर पे मानता हूं कि ये बड़ा अच्छा है मेरे लिए, सामने वाला जो मानता है मैं उसका भी रिस्पेक्ट करता हूं कि ये किसके लिए, इसके लिए ये बड़ा अच्छा है। संविधान यही कह रहा है कि आप आचरण भी करिए, आप जो धर्म मानते हैं उसके हिसाब से आचरण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो विश्वास आपका है वो आप मानिए, उसके हिसाब से आप आचरण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार भी कीजिए, मतलब आप कहिए कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कोई कह सकता है, भारत में रहने वाले हर धर्म के मानने वाले लोग कह सकते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, अपना धर्म को अच्छा बताते बताते दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाना है, दूसरे के धर्म को गलत नहीं बोलना है। यह भारत का संविधान अधिकार आपको नहीं देता है। वह कहता है अपना धर्म मानिए, उसके हिसाब से आचरण करिए, प्रचार करिए और आबाद रूप से मानिए, बिना किसी बाधा के। अगर आप मानिएगा तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से मानिए, करिए। यही 25 कहता है और यहीं से भारत की पंथ निरपेक्षता का स्वरूप निकल के सामने आता है कि भारत में हर धर्म के लोग रह सकते हैं, उस धर्म के हिसाब से पूजा पाठ, विचार, आचार, व्यवहार सब कुछ कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जबरदस्ती यदि भारत में कोई किसी पर अपना धर्म थोपने का कोशिश करेगा तो उसका आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो जाएगा और वो आदमी आर्टिकल 32 तक सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और फिर जिस आदमी ने भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगा, उस पर एक्शन हो जाएगा। क्या? हाँ, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? वही है ना, फंडामेंटल राइट ना पढ़ रहे हैं जी। कोई मैटर हो कि लोग की हो, ध्यान कहीं और न है। आए कहां थे? कोई शो देख ली था ट्रेन में? हाँ, देखिए कोई भी बिल्कुल, क्योंकि अब सिख धर्म की ये आइडेंटिटी में आता है वो कृपाण धारण करना, तो वो आचरण कर सकते हैं, तो इसलिए उनको अधिकार मिला है कि वो धारण कर। लेकिन हाँ, उसका भी साइज निश्चित कर दिया गया कि आप अगर आपका पूजा पाठ का कोई त्योहार है तो आप बड़ा सा कृपाण धारण करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक
एकदम छोटा सा सिंबॉलिक तौर पे रखना है, ऐसा नहीं रखना है जिससे किसी को असुविधा हो जाए। तो हाँ बिल्कुल ले जाते हैं, लेकिन उनको वही साइज एकदम छोटा है ना, साइज एकदम आपका शेप जो है एकदम छोटा होना चाहिए, ताकि उससे किसी से किसी प्रकार का कोई ये ना हो। तो अब देखिए ये सब अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए ये सब अधिकार मिला हुआ है आपको व्यक्तिगत तौर पे, ये एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है, यानी कि ये आपके लिए है, तो ऐसे ही हर आदमी के लिए है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वजह से किसी दूसरे आदमी को असुविधा हो जाए, इसलिए ध्यान रखें इट्स ऑल्सो इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार है, सबको मिला हुआ है और सब लोग इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इसको रोका भी जा सकता है, अपवाद एक्सेप्शन यहां पर भी है, इसको कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त निर्बंधन। अगर आपके कोई धार्मिक एक्टिविटी करने से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़े या समाज को दिक्कत हो, तो ऐसे में सरकार आपको रोक सकती है, ऐसे में सरकार आपको मना कर देगी, ठीक है। अब से मान लीजिए कि आप जुलूस निकले के जाना चाह रहे हैं, आप प्रशासन से गए कि भाई हमको अधिकार दीजिए, आपको अधिकार है प्रचार करने का, आचरण करने का, और प्रशासन ने कह दिया कि नहीं आपके जाने से डर है कि उधर दंगा हो सकता है, तो आप नहीं लेके जा सकते हैं फिर, है ना। या फिर आप प्रशासन आपको पूरे प्रोटेक्शन के साथ अपना रास्ता बताएगी कि आप इस रास्ते से होके जाइए जिस रास्ते में कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं है ना। तो सामाजिक सद्भाव और समाज की शांति को बनाए रखने के लिए इन अधिकारों को कभी कभी कम भी किया जा सकता है, ठीक है। ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे यहां फ्रीडम नहीं मिला है, लिबर्टी मिला है, आजादी। एक फिलोसोफर है ब्रिटेन का, उसका नाम है लॉर्ड एक्टन, वो कहता है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, अत्यधिक शक्ति व्यक्ति को अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो उतना ज्यादा भ्रष्ट होने की संभावना उसकी रहेगी, तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता आपके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए हमारा संविधान आपको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंसी नहीं देता है, क्योंकि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंसी में आप देखिए आदमी बिगड़ता कैसे है, जब कोई रोक टोक ना हो। हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन अगर कोई है तो हमें हम पे कंट्रोल रखते हैं, हमसे फोन करते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरह करते हैं ना। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यार हमारी आजादी खतरे में पड़ गई है ना। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि यार हमारे माता पिता हमको रोक रहे हैं, हमारा भाई हमको रोक रहा है, हमारी बहन हमको रोक रही है, तो हमारा आजादी खतरे में पड़ गया। भाई आजादी खतरे में नहीं पड़ रहा है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी गलत रास्ते चले जाए। कोई भी माता पिता का यह मनसा नहीं होता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कुछ गलत करे, इसीलिए वो आपको पग पग पर रोकते हैं, पग पग पर टोकते हैं, अब पग पग पे आपकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन कुछ जो जिनका दिमाग ही खराब है, उनको लगता है कि हमारे माता पिता ही हमारे स्वतंत्रता के शत्रु बन गए, हमारे इंडिपेंडेंसी उनको नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बाहर में हैं और मां अगर आपको फोन कर रही है तो वो ये नहीं पूछना चाह रही है कि आप क्या कर रहे हैं, वो बस आपसे ये जानना चाह रही है कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं। ये उनकी मंशा है, वो आपकी सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट आपको समझ ही नहीं आता है। आपको लगता है आपकी स्वतंत्रता खतरे में है, आप पार्टी कर रहे हैं, मां कहला बार बार फोन कर रही है। अरे पगला, सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास मां है जो तुमको फोन कर रही है, जो तुमको भटकने नहीं देगी कभी, है ना। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत का संविधान आपको राइट देता है, लेकिन कंट्रोल के साथ देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बाहर आ गए, आप लोग तो खैर मैच्योर हैं, आपसे उतनी गलती नहीं, जो नए लड़के आते हैं मैट्रिक इंटर करके जब इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए या मेडिकल की तैयारी के लिए या यूपीएससी बीपीएससी के लिए आ जाते हैं, इंटर किया और आ गया पटना में, चल गए दिल्ली में। बहुत सारे लोग होते हैं जो भटक जाते हैं। भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि बराबर से मॉनिटरिंग नहीं होती है। सड़कों पर छोटा छोटा बच्चा सब आपको दिख जाएगा नशा करते हुए, सड़कों पर घूमते हुए। क्यों? क्योंकि मॉनिटरिंग पावर अच्छी नहीं है, माता पिता ने ठीक से कंट्रोल नहीं किया। अगर कंट्रोल करते तो इस तरह की स्थिति नहीं आती। तो आजादी उनको मिली बाहर आके पढ़ने की, और उसमें माता पिता का कंट्रोल नहीं रहा, तो उनकी होगी एब्सोल्यूट आजादी। अब उनको जो मर्जी सो कर रहे हैं, तो मालूम चलता है कि पढ़ाई के सिवा सब कुछ कर रहे हैं। आए पढ़ाई के लिए, आप पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये तो हो गया आजादी का गलत फायदा हो गया। तो ये जो आजादी मिल रही है, ये आजादी का मतलब ही नहीं कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करें,
या कुछ भी करे, इसका मतलब है कि आप नियंत्रित होकर के अपने लिमिट में रह के सब कुछ करें। लिमिट में रह के करिएगा, कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही भारत का संविधान आपको दिया गया है। ठीक है, कि आप जो मर्जी वो धर्म मानिए, उसको आचरण कीजिए, उसका प्रचार कीजिए, अबाध रूप से मानिए, कोई आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बशर्ते कि आपके वजह से दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, आप धर्मांतरण न करें। कभी कभी धर्मांतरण का मुद्दा भी चलता है देश में कि जानबूझ के किसी का धर्म बदलवाया जा रहा है, लोभ लालच दे करके धर्म बदलवाया जा रहा है। तो ये सब चीज जो है सो प्रतिबंधित है हमारे देश में। अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर उस आदमी पर का सजा भी हो सकता है, उसको फाइन भी हो सकता है, अगर इस तरह का मैटर प्रूव हो जाता है तो, कि अगर सही में किसी ने किसी को जानबूझ के उसका धर्म परिवर्तन कराया है। ठीक है, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसी को हमारा संविधान नहीं देता है। हमारे संस्कृत साहित्यों में भी लिखा हुआ है धारयेति इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म थोपने का विषय ही नहीं है कि किसी पर आप थोप दे कि हम मान रहे हैं तो तुम भी मानो, नहीं, उसको जो मानना है उसको मानने दीजिए, आप जो मान रहे हैं आप मानिए और दोनों मिलकर एक साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धर्म निजी चीज है और किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब तो फंडामेंटल राइट भी है जो कल मैंने बताया था आर्टिकल 21 में, निजता का अधिकार। ठीक है, कोई अपने निजी जीवन में अपना धर्म मान सकता है, कुछ भी, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बात अंतःकरण की बात है, भाई आप अपने अंदर मानिए ना, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पूरा आपको आर्टिकल 25, इसमें बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अंतःकरण से मानना, आचरण करने, प्रचार करना और अबाध रूप से मानना, ये सब बातें इसी के अंदर, इस एक आर्टिकल में इतनी सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? इसी के तहत देश में हर धर्म के लोग अपना अपना पूजा पाठ त्योहार खुशी से मनाते हैं और सरकार उनको प्रोटेक्ट भी करती है ताकि किसी को किसी से कोई दिक्कत या समस्या ना हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब सभी लोगों को अपने धार्मिक कार्य को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, सरस्वती जी बिठा सकते हैं, सरस्वती जी बिठाइए, मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, चर्च बनवाइए, सब लोगों को अधिकार है ना। हर लोग अपने अपने धर्म के जो मानते हैं उनको यह अधिकार है कि वो अपने धार्मिक कार्य का प्रबंधन अपने कर सकते हैं। ठीक है, उनमें कोई इंटरफेयर करने नहीं जाएगा। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, तो सब देखते हैं, यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, या कोई जो आपको प्रवचन करने वाले पंडित जी लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, या जो भी लोग आते हैं, तो उसी धर्म के लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं ना, वही लोग खर्चा देते हैं, वही लोग प्रबंधित करते हैं, सरकार थोड़ी ना कुछ करती है ना। तो ये सब क्या, ये सब आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप अपना अधिकार जो है सो आपको है, आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। और ये हर धर्म के लोगों को मिला हुआ है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी के तहत आप देखते हैं कि हर धर्म के लोग जो सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, अपना मंदिर बनवाते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं वो गिरजाघर का निर्माण करवाते हैं। हर लोग अपने अपने, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो बौद्ध मठ बनवा देते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं वो जैन मठ बनवा देते हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं वो गुरुद्वारा बनवा देते हैं, है ना। सब लोग अपना चल रहा है। ठीक है, वो तमाम तरह से चीजें चल रही हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि राम मंदिर बना, है ना, तो कुछ जो मतलब ये कहें कि अनपढ़ कुपढ़ कह लीजिए उनको, या फिर उनको ये कह लीजिए कि सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद, जानने के बाद भी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं नेता सब, हमारा सब, है ना। बड़ा उस सबको राम मंदिर बन गया, पैसा लग गया, रे पगला, एक तो संविधान पहले पढ़ लो, नहीं पढ़े हो तो पिताजी से कहो कि पढ़ा दे संविधान तुमको, लेकिन पिताजी भी नहीं पढ़े थे, दिक्कत ही बात है। तो क्या है कि संविधान ही कह रहा है, सरकार तो 1 रुपया देगी नहीं,
और मंदिर बनने में जो पैसा लगा है वो किसने दिया है? सनातन को मानने वालों ने दिया है। और पैसा इतना दिया है कि वो पैसा खर्चो नहीं हुआ है। उस पैसे के ब्याज से मंदिर बन के तैयार हो गया है। ब्याज से केवल उसका एफडी हुआ है, उस पैसा का, उस पैसे का एफडी हुआ है बैंक में, और उसका ब्याज इतना आ गया है कि वो मंदिर, भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। और कुपर टाइप के लोग बोले कि अस्पताल बनवा दो, बिल्कुल अस्पताल बनना चाहिए, लेकिन उन पागलों से कहिए कि भाई एगो हमारा पटना का महावीर मंदिर जो है ना, ये 5 गो अस्पताल चलवाता है। एगो जो महावीर मंदिर है वो 5 गो अस्पताल चलवाता है कम से कम। तो ये कहां से चल रहा है? इसका पैसा कहां से आ रहा है? और उसमें कितना लोग रोजगार में है? अरे भाई, इकोनॉमी का रूल को तो समझो। उससे कितना टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा, वहां पे लोगों को रोजगार जनरेट होगा। और वहां पर जो दान का पैसा आएगा, तो आगे पढ़ेंगे आर्टिकल आप, तो धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगता है। तो पैसा कहां खर्चा होगा? वो पैसा खर्चा होगा कहां? पब्लिक वेलफेयर में। सिख गुरुद्वारा समिति जो लंगर फ्री में चलाती है, उनको पैसा कोई देता है क्या जाकर के? नहीं देता। वो उनका अपना पैसा है, वो उनका अपना पैसा, उनके लोग देते हैं कि भाई सेवा भाव करो। तो ये सब बनने से कोई दिक्कत नहीं है, इससे डेवलपमेंट ही होता है। सब डेवलपमेंट के ही साधन है आपके। फॉरेनर्स आएंगे आपके यहां यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए। ऐसे भारत को फॉरेक्स मिलेगा, विदेशी मुद्रा का भंडार। इससे एंड ऑफ द टाइम इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन एक बात तो ये हो सकता है कि ये सब उनको समझ में आता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं क्योंकि अपना लाभ है कुछ। या फिर एक हो सकता है कि साफ ही कुपड़ है, नालायक टाइप के हैं, ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए इस तरह का बात करते हैं। क्योंकि इकोनॉमी को इतना फायदा होना है। आप कोई भी देख लीजिए, आप साउथ इंडियन की आप जो मंदिर हैं आप वहां देख लीजिए, इतने इनकम्स होते हैं वहां पर, और उन इनकम से वेलफेयर के कितने काम होते हैं, है ना? तो वेलफेयर के तो काम हो ही रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप हर चीज करिए, और जिस तरीके से आपको करना है वो सारी चीजें करिए जिससे कि राष्ट्र का विकास हो। आप बिहार जो है, इतना आप देखें कि हम अभी भी हम पिछले राज्यों में से एक आते हैं। इसका रीजन क्या है? हमने अपने यहां टूरिज्म सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया। हमारे पास इतना ज्यादा विकल्प है टूरिज्म को डेवलप करने का कि अगर हम केवल टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर दे तो हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम अपने टूरिज्म पर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना? इंडस्ट्री पर हम करें कि ध्यान, इंडस्ट्री डेवलप हो ही नहीं सकता है बिहार में, क्योंकि झारखंड बंटने के बाद बिहार का सारा रॉ मटेरियल चल गया झारखंड। तो आपके यहां वो साधन ही नहीं है कि आप औद्योगिकरण का डेवलपमेंट कर पाए। अगर आप उद्योग धंधा करेंगे भी ना, तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि आपके यहां बहुत महंगा तैयार होगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ेगा। ऐसे में महंगा वस्तु बनेगा, तो महंगा वस्तु को क्यों कोई बाहर के आदमी खरीदेगा? आप अपने यहां यही कर सकते हैं कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को का हब बना सकते हैं बिहार को। आप बिहार को आईटी सेक्टर का हब बना सकते हैं। आप बिहार में टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। ये सब आप बिहार में कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो आप करिए। वो अगर आप नहीं करके आप दूसरी चीजों को करते हैं, और ऐसे में आज भी, तब से लेकर के आज भी आप देखेंगे कोई भी इंडेक्स आता है तो बिहार पीछे से 1 नंबर रहता है ना? मतलब ऊपर आपको नहीं, आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा नीचे कहां भाई भाई? तो नीचे में आपको 1-2 नंबर पे दिख जाएगा, नीचे से 1-2 नंबर पे, है ना? क्योंकि आपने उन सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट्स नहीं किया, उसमें नहीं किया। तो यहां जो भी अधिकार मिलता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का, ये हर धर्म के लोगों को मिला हुआ है ना? कि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब प्रबंधन तो एक अकेला आदमी नहीं ना करेगा जी, उसके लिए एक समिति बनती है, न्यास समिति बनती है, ग्रुप बनता है, तो ये लोग करते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये क्या है, तो ये है व्यक्तिगत अधिकार, है ना? ये व्यक्तिगत है, और ये क्या है? सामूहिक है ना? ये कलेक्टिव है। ये भी ध्यान रखना है कि 25 व्यक्तिगत का बात करता है और 26 सामूहिक का बात करता है। 27 लिखिएगा, धार्मिक कार्यों पर धन पर या धार्मिक धन पर कर नहीं लगेगा। धार्मिक धन पर कर नहीं लगेगा। टैक्स नॉट इम्पोज ऑन रिलीजियस मनी। धार्मिक कार्यों के धन पर
कर नहीं लगेगा, या धार्मिक धन पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी धर्म है उस धर्म के अंदर अगर वहां पे कुछ पैसा आ रहा है, कोई दान कर रहा है ना, तो उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। यानी कि धर्म धन जो है वो कर से मुक्त है। ठीक है, टैक्स वो किसी पर भी नहीं लगता है। ठीक है, कहीं पर भी ना ही किसी से कोई टैक्स लिया जाता है। ठीक है, कहीं से धार्मिक कार्य के जो धन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है ना। चैरिटी में अब कैसा चैरिटी है ना देखना पड़ेगा, है ना। अगर धर्म के मंदिर के लिए आ रहा है तो उस पर किसी प्रकार कुछ नहीं लगेगा। हाँ, भारत सरकार के का यह मानना है कि हम धर्म पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो धर्म के हिसाब पर जो भी खर्चा होता है या जो भी आमदनी होती है उस पर सरकार 1 रुपये का भी टैक्स इंपोज नहीं करते, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, 1 भी रुपया का नहीं होता है। लेकिन आप देखते हैं कि कभी कभी किसी जो बड़े मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपसे टैक्स नहीं, शुल्क लिया जाता है। शुल्क, है ना। अगर आप कोई बड़े मंदिर में जाएंगे तो शुल्क लिया जाता है। ठीक है, फी जिसको बोलते हैं। और ये जैसे कैसे होता है कि जैसे आप कहीं जाएंगे, महाकालेश्वर जाएंगे आप, मध्य प्रदेश उज्जैनी या कहीं भी बड़े मंदिर में, तो वहां पे आपको एक शुल्क लगता है। तो शुल्क सबसे नहीं लगता है। शुल्क ऐसे लोग जैसे कि मान ली कोई वीआईपी आदमी है, ठीक है, सिक्योरिटी का इशू है कि अगर वो सामान्य रास्ते से जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, भीड़ बढ़ सकता है या कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, तो एक शुल्क लिया जाता है और वो शुल्क दे करके आप एक दूसरे रास्ते से जाकर के मंदिर में दर्शन करके निकल सकते हैं। जल्दी आपको दर्शन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो वो रास्ता जिसको भी अगर यूज करना है तो वो ये शुल्क दे करके यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि अब ये शुल्क किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं है कि आपसे टैक्स लड़ नहीं, ये आपको क्या है कि एक विशेष सुविधा आपको दिया जा रहा है, इसलिए आप ये है। और इस पैसा को भी मंदिर के प्रबंधन पे ही खर्चा किया जाता है ना। उसका साफ सफाई, रखवाली, ये तमाम चीजें जो है उस पर ही इसको भी खर्चा किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें भी सरकार का कहीं कोई ये नहीं होता है। और आप देखें कि यही शुल्क का चक्कर से अपराधी का एनकाउंटर हो गया। किसका एनकाउंटर हुआ था? विकास दुबे एनकाउंटर। बिल्कुल, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया था क्योंकि हाँ, वही उज्जैन में गए थे पूजा करने और वो चले गए वीआईपी रास्ते से। तो वीआईपी रास्ते में जब जाते हैं तो आपका नाम लिखाता है, तो उन्होंने नाम लिखवाया अपना विकास दुबे। तो नाम लिखने वाले ने देखा कि अरे ये तो वांटेड है, इसके लिए तो इस पर पुरस्कार भी निकाल दिया था यूपी गवर्नमेंट ने। तो तुरंत उसने वहां के एसपी को खबर कर दिया कि भाई आपको हम अपराधी दे रहे हैं यहां पर। और तुरंत एसपी साहब पहुंच गए और गिरफ्तारी हो गई। और वही आपको पता ही आगे की कहानी कि गाड़ी आ रही थी और गाड़ी आते आते पलट गई, है ना, पहुंचे ही नहीं। ठीक है, अब देखिए एक मतलब ऐसे यूपी में बहुत हो रहा है आजकल, है ना। यूपी में कभी भी गाड़ी पलट सकते बिल्कुल। और मुख्यमंत्री तो सरेआम कहते हैं कि भाई हम तो गाड़ी पलटा देंगे, है ना। वो तो कहते हैं कि भाई गाड़ी हम पलट देंगे, हमको कोई नहीं है ना। लेकिन अब देखिए क्या है कि अब ये तरीका ठीक नहीं है। संवैधानिक तरीके से देखे तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की नीति अगर नियम बन जाए तो इससे निर्दोष लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अपराध होता है तो बहुत बार तो गलत भी आरोप लग जाते हैं ना, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि गलत लोग भी फंस जाए कभी कभी। हाँ, लेकिन अभी तक ये जिन लोगों के साथ भी हुआ है वो उसमें से वो लोग निरपराध तो नहीं थे, है ना। हाँ, देखिए मतलब ये दो तरह की स्थितियां है। एक होता है कि आप निजी स्तर पे क्या सोचते हैं और एक होता है कि आप संवैधानिक स्तर पे क्या सोचते हैं। तो जब संवैधानिक स्तर की बात आती है तो वहां पे तो हम ये जरूर कहते हैं और ये मानते हैं कि एनकाउंटर गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि संविधान आर्टिकल 21 कल ही आपको बताए थे कि आर्टिकल 21 कहता है कि भाई ये नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर की बात आ गई तो कोई अपराधी है जो लगातार अपराध किया है, जिसके वजह से लोग डरते थे, समाज का गरीब गुरबा बिजनेसमैन ये सब लोग डरता था।
तो आज अगर वो पुलिस से डर रहा है और उसके मन में वही आतंक है, वही खौफ है कि यार कहीं पुलिस हमको ना मार दे, जिसने कितनों को मारा, उसके मन में अगर इस बात का भय है तो ये अच्छा बात है, ये कोई बुरा बात नहीं, भय तो होना ही चाहिए, क्योंकि तुमने तो भय उत्पन्न किया। अच्छे भले लोग जो अपने मेहनत से कमाते हैं, उनका जाकर के घर लूट लिया, उनका दुकान लूट लिया है, उनके परिवार वालों को मार दिया, और आज जब पुलिस तुमको मारने के लिए घूम रही है तो तुमको लग रहा है कि है, तो कर्म तो लौट के आएगा ना कभी ना कभी किस तरह से। तो जो लोगों के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं, संवैधानिक तरीके से ठीक नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस पे वो काम नहीं हुआ, लेकिन अगर निजी व्यक्तिगत तौर पे देखे तो कोई बहुत बड़ा गलत भी नहीं हुआ है ना, जो हुआ उसके हिसाब से। तो यहां पर धार्मिक धन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स हमारे देश में नहीं लगता है, नहीं लिया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। क्या अगर कोई भी व्यक्ति जो बाहर से अगर दान करना चाह रहा है और अगर वो आप इस रिलीजन को, धर्म को मानने वाला है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लिया जाता है, आता है, विदेश से भी फंडिंग आती है, आया है, बहुत आया है। अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो किस पर्पस से जा रहा है ये भी तो कहे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज हैं उनके। नहीं, रिलीजियस मनी पे आपको लगता ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, इस टेम्पल पे भी नहीं लगता है, जो भी आपको इस्कॉन टेम्पल्स हैं उन पर भी गवर्नमेंट इंपोज नहीं करती है, कोई भी जो रिलीजियस मनी है उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स इंपोज गवर्नमेंट नहीं करती है। 28 आइए, 28 में लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट संस्थान में, किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पैसा से चलने वाला कोई भी संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो यहां पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए राज्य के पैसा से कोई धर्म नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं किसी भी स्कूल के अंदर में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट स्कूल के तो प्रेयर भी बड़े धर्मनिरपेक्ष टाइप के होते हैं, है ना, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। ये ऐसा प्रेयर भी बना दिया कि किसी को ही नहीं कहने का मौका मिले कि भाई हमारा धर्म नहीं आया, सबको समेट लिया, है ना। तो प्रेयर भी वैसे होते हैं कि स्कूल में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सरकारी खर्चा से चल रहा है तो, क्योंकि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए सरकारी खर्चा पे चलने वाले किसी भी शिक्षक संस्थान में किसी प्रकार से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसलिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। कोई भी सरकार किसी धार्मिक शिक्षा केंद्र को, किसी भी सरकारी शिक्षा केंद्र को या किसी भी संस्था को यह नहीं कहती है कि आप उसमें इस धर्म के बारे में बात कीजिए या आप इस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो किसी भी सरकारी में नहीं चल सकते, ध्यान रखें, प्राइवेट में चल सकता है, प्राइवेट वो अपना पैसा है। मदरसा सरकारी है, लेकिन मदरसा का कहानी आगे बताएंगे, मदरसा का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, हाँ ठीक है, मदरसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना समझिए कि यहाँ पर ये सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो 25, 26, 27, 28 में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे लिखिए, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। नहीं, अब अगला हेडिंग बनाइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 से 28, ठीक है। आगे आइए, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, या ये जो राइट है, ये आर्टिकल अल्पसंख्यकों के लिए है ना। ये किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्कृति का अधिकार, ये क्या कहता है? तो आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज 2930 कहा गया है कि आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उसको बचाना है, उसको संरक्षित करना है। ये नहीं कि वो कम है तो उनका अधिकार खत्म कर दीजिएगा, उनके राइट्स छीन लीजिएगा, उनको फ्रीडम से जीने नहीं दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। जो अधिकार आपको मिल रहे हैं उतने अधिकार उनको भी, और उनको सपोर्ट अगर चाहिए होगा तो उससे बढ़ के सपोर्ट उनको किया जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि आज तक भारत के संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक का परिभाषा नहीं दिया हुआ है कि एक्चुअल में अल्पसंख्यक कौन होगा। तो यहां पर जो मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला है उसमें उसने कहा है कि अल्पसंख्यक का मतलब संख्या से नहीं वरन संस्कृति और भाषा से है ना, कि अगर किसी भाषा को बोलने वाले लोग, किसी संस्कृति को मानने वाले लोग अगर नगण्य है, कम है, तो वो अल्पसंख्यक आएंगे। तो अल्पसंख्यक में यहां पर क्या है, भाषाई अथवा सांस्कृतिक। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है, मान लीजिए जाति, धर्म, वंश, लिपि, भाषा और संस्कृति, ठीक है। ये वंश नहीं, ठीक है, जाति, धर्म, लिपि, भाषा और संस्कृति, ठीक है। लिपि बोलते स्क्रिप्ट, है ना, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई जाति का आदमी ये है, ठीक है, कम है, किसी धर्म को मानने वाले लोग बहुत ये है, कम है, किसी लिपि जो स्क्रिप्ट जो मानते हैं उसके लोग कम है, या भाषा के लोग कम है, या किसी संस्कृति को मानने वाले लोग कम है। तो ऐसे लोग जो हैं इनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो ऐसे लोग जैसे कि अब इनका ये स्थिति है, अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इन अल्पसंख्यकों को शिक्षा ना मिले, है ना, या इनको कुछ, तो इनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये अल्पसंख्यक समाज के लोग यदि कहीं भी जाएंगे तो इनको शिक्षा देना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि नहीं आप अल्पसंख्यक है तो हम आपको नहीं देंगे, या आपके साथ भेदभाव करेंगे, ये सब चीज नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें मुख्य तौर पर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों से हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उनको बराबर का स्थान देंगे जो बहुसंख्यकों को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 29 में यहां पर इसे दिखता है। लेकिन एक दिन मैंने आपको एग्जाम्पल देकर एक बात समझाया था कि जब 29 आर्टिकल बना जिसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक कोई दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों को खुद ही बहुसंख्यकों से दिक्कत हो जाए तब क्या होगा। हाँ, तो वही यहां पे बात हुई 29 पर संविधान सभा में पर्याप्त बहस होने के बाद ये एक विमर्श हुआ कि एक आर्टिकल और दिया जाए, और वो आर्टिकल रखा गया 30। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान
खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यही बात यहां पर कहा गया। ठीक है, कि अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसा मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अब जैन धर्म है, तो अल्पसंख्यक है जैन धर्म के लोग हमारे देश में, है ना, बहुत कम लोग हैं जो जैन धर्म को मानते हैं। तो जैन धर्म जो है, तो इसमें क्या है, इन विभाजन है ना, एक है श्वेतांबर पंक्ति और एक है दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर लोग वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं, है ना। तो ये अपना मानते हैं, इनकी संस्कृति, इनका कल्चर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अब बिहार में शिक्षक बनने का इनका भी मन किया कि हमको भी शिक्षक बनना है, हम भी टीचर बनेंगे, बीपीएससी का एग्जाम हम भी पास करेंगे। हाँ, और ये मूड बनाया कि हम बीपीएससी का एग्जाम पास करेंगे और आगे पढ़ने के लिए मिशन 50 में, है ना, दिगंबर शाखा के आके मैनेजमेंट के सामने बैठ गए, बोला हमको भाई एडमिशन दीजिए। अब देना तो पड़ेगा क्योंकि आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता, इनको देना पड़ेगा। अब एडमिशन ले लिए, लेके भेज दिए क्लास में। अब वो आ गए क्लास में पढ़ने के लिए, है ना। अब बैठ गए, पढ़ने लगे। लेकिन अब जब वो आए तो उनकी संस्कृति, उनका कल्चर आपके कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है ना। तो अब क्या है कि अब आ तो गए हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप लोग इंतजार करिए कि हम कब इधर मुड़े, क्योंकि हम जब इधर जब तक रहेंगे ना तब तक आप लोग उधर रहिएगा। आपके अंदर में क्यूरोसिटी होगा, देखिए कौन आदमी है, कैसे आदमी है, कैसे यहाँ आ गया, है ना। अब ऐसे में आप क्या कर दीजिएगा, आप ऐसे में उस व्यक्ति को बना दीजिएगा क्या, जू, जो समझे ना, चिड़िया खाना, जहां आप जाते हैं देखने के लिए, क्या अपने सेलेक्ट प्रजाति को देखने के लिए, है ना। तो वैसे में उसको क्या लगेगा कि अब क्या, मतलब हम यहाँ पर क्या बन गए हैं, दर्शन के केंद्र बन गए हैं, आज सारे लोग जो है सो हम ही को देख रहा है। ऐसे में कुछ समय के पश्चात उसको क्या हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं लगेगी उसको, मतलब अनकंफर्ट हो जाएगा, है ना, उसकी कंफर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और फिर वो खुद ही कल से आना बंद कर देगा। तो अब ऐसे में क्या हुआ, उसको किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन कल्चर में अंतर होने के वजह से वो बहुसंख्यकों के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाया, इसके वजह से वो नहीं आएगा। तो ऐसे में तो उसका तो अधिकार खत्म हो गया, किसी ने छीना नहीं, स्वयं से खत्म कर लिया। तो इसीलिए है कि नहीं, अब वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, तो अपना खोल लेंगे तो वैसे संस्थान में जाएंगे जहां पर वो अपने ही जैसा है सब लोग, वहां मैनेजमेंट हो अपने जैसा, है ना। क्लास में गए तो विद्यार्थी ऐसा है, आज जो पढ़ा रहा है टीचर वो ऐसा है। तो अब वहां पर कोई दिक्कत नहीं, वहां सब आराम से चलेगा। तो वैसी व्यवस्था डेवलप कर दी गई कि अब अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और इसी के तहत मदरसा चलता है। क्या, हाँ, देखिए अब क्या है कि चूंकि बहुसंख्यक है जो हिंदू धर्म के लोग, ठीक है, इनके बाद दूसरी संख्या आती है इस्लाम के मानने वाले लोगों की, ठीक है। तो अब ये है कि हमारी जो सरकारें, जो हमारा सिस्टम है, वो मानता है कि एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में एक बहुत बड़ा गैप है। इस वजह से उनको अल्पसंख्यक माना जाता है कि भाई उनकी जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, वो कम लोग मान रहे हैं, मतलब उन्हीं की कम्युनिटी के लोग मान रहे हैं, बहुसंख्यक लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए उनको इस कैटेगरी में रखा जाए। तो इसलिए ये बहुत समय से ऐसा चल रहा है और ये अधिकार दिया हुआ है ना। हालांकि अब धीरे धीरे कहीं कहीं पर खत्म हो रहा है, जैसे कि असम में, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, है ना, तो आप देखिए कि असम में वो लगातार खत्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे लोगों को, है ना। अब ये यहाँ पर चूंकि इसमें क्या होता है, अब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा उसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, यहाँ पर आप नहीं रोक सकते हैं, यहाँ पे सरकार भी नहीं रोकती क्योंकि सरकार ही फंडिंग भी करती है, यहाँ पर सरकार पैसा भी देती है, ठीक है।
क्योंकि सरकार यहाँ पे कहती है कि हम अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही मैटर जैसे आरक्षण का मैटर है ना, कि जो कमजोर है, जो दबाया गया है, तो उसको हम करने के लिए आरक्षण दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सरकार का फंडिंग आता है, सरकार यहाँ पे सपोर्ट करती है, चीजों को करती है। जबकि 28 में लिखा हुआ है कि सरकारी संस्थान में नहीं दिया जाएगा, तो सरकारी संस्थान में नहीं दिया जाता है, जो बहुसंख्यकों के लिए वहां पर नहीं, लेकिन जो अल्पसंख्यकों के लिए वहां पर दिया जाता है, और वहां पर सरकार देती है, और इसी के तहत ये यहां पर स्थापित हुआ है या होता है स्टेट्स के अंदर में, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये एक प्रचारित प्रसारित तो किया गया है कि हिंदू बहुसंख्यक है देश में, लेकिन जो देखा जाता है सेंसस, उसमें देखा जाता है कि राज्यों में क्या स्थिति है। तो ऐसा नहीं कि भारत में हिंदू सब जगह बहुसंख्यक है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक मिलेंगे आपको, और वहां पर हिंदुओं को भी सुविधा मिलता है अल्पसंख्यक वाला। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, नागालैंड चले जाएंगे, तो वहां 80% से ज्यादा क्रिश्चियन है और हिंदू एकदम कम है। तो वहां पर उनकी वो खतरे में है, हिंदू खतरे में है वहां पर। तो ऐसे उनको सुविधा देने के लिए उनको माइनॉरिटीज का दर्जा वहां पर मिला हुआ है, और उनको वहां पर ये मिलता है, सुविधा मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर ऐसा नहीं कि हिंदू हर जगह बहुसंख्यक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे है। हाँ, जो घटनाक्रम हुआ था बहुत चर्चित रहा था, घटनाक्रम मणिपुर का, है ना, लेकिन विवादित मुद्दा है, उसमें जाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी अगर घटनाक्रम हो रहा है तो शासन प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्षता से उसका जांच करे, और ये ना ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि किसी को कोई दिक्कत या समस्या हो। लेकिन देश इतना बड़ा है, इतनी स्थितियां हैं कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है, ठीक है। आप ये मतलब मैं हमेशा बताऊं कि कंक्लूजन और अपने आप को शांत रखने का, कंक्लूड करने का एक ही तरीका है कि आप जब पूरे सिस्टम को समझिएगा तो आप पाइएगा कि हर जगह खामियां हैं, हर जगह खूबियां हैं। आप केवल केवल खामी देखिएगा तो परेशान रहिएगा, केवल खूबी देखिएगा तो बहुत ज्यादा खुश रहिएगा। आप दोनों ही स्थितियां खराब है, बहुत ज्यादा खुश रहना भी खतरनाक है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना भी खतरनाक है। तो जहां खामियां है वहां खूबी खोज लीजिए, और जहां खूबी है वहां खामी खोज लीजिए, बैलेंस हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, है ना। फिर आप हवा में नहीं रहिएगा। बहुत बार कहते हम हवा में उड़ने लगते हैं, किसी किसी को देख करके, अरे यार क्या ऐसा तो देखा ही नहीं कभी। गौर से देखिए, कुछ ना कुछ कमी दिखेगी, और जब दिख जाएगी तो फिर कंट्रोल में आ जाइएगा, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, दो तरह के लोग होते हैं, एक केवल खामी देखने वाले, केवल खूबी देखने वाले। आज दोनों स्थितियां खराब होती हैं, दोनों स्थितियां एक्सीडेंट करा देती हैं। तो यहां पर 29-30 में कोई दिक्कत, कोई समस्या, 31 है ही नहीं, ठीक है। 32 पे आइए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जी सर, बोलिए, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी गवर्नमेंट, करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर जहां पर हिंदू अगर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं स्टेट के अंदर में, तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, और सरकार को उनको प्रोटेक्शन के लिए रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हाँ, तो उस टाइम पे हम वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाकर हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप तो नहीं करेगी? क्यों करेगी, नहीं करेगी। वहां पे अगर आप अल्पसंख्यक हैं और आपको समस्याएं हैं, आपको दिक्कत है, आपकी संस्कृति खतरे में है, आपका धर्म खतरा में है, तो ऐसे में सरकार आपको सपोर्ट करेगी, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। वहां पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। इस अनुच्छेद को अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि क्या है, भारतीय संविधान का आत्मा। भारतीय संविधान का आत्मा। आत्मा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता ना,
तो ये पीछे आप जितना आर्टिकल पढ़े फंडामेंटल राइट में, इसका कोई मतलब नहीं था। ये आर्टिकल 32 ही है जो आपको ये अधिकार देता है और आपको ये कंफर्म करता है कि पीछे जितने आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं वो सब सेफ एंड सिक्योर है, मतलब कि गारंटी कार्ड है। ये आर्टिकल 32 एक प्रकार से गारंटी कार्ड है कि आपका अधिकार कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। और अगर किसी ने छीन लिया तो आप सीधे चल जाइए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है फंडामेंटल राइट का गारंटर, है ना, और वो संविधान का संरक्षक भी है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में आपका अधिकार खत्म नहीं होने देगा। इसीलिए ये बैकबोन है ना फंडामेंटल राइट का। इसलिए अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा। तो अगर किसी भी शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर उस शरीर का कोई मतलब है, फिर मैटर खत्म होता है। कितनों प्रेम है, कितनों ये है, खूब रोइएगा गाइएगा, लेकिन होगा कि भाई अब ले चलो मैटर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गया, सोल गायब हो गया। सोल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पूरे फंडामेंटल राइट में सोल यही है। ये अगर नहीं रहे तो फिर किसी का कुछ मतलब ही नहीं है। यही है जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीन लिया तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखा देंगे, तो डरे कोई छीनेगा नहीं, है ना, कि सीधे मैटर सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको सोल कहते हैं। हाईकोर्ट जा सकते हैं भाई, लेकिन हाईकोर्ट 32 के तहत नहीं जाइएगा। हाईकोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अगर हाईकोर्ट में जाना चाहे तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बार बता चुके हैं कि 32 और 226 में क्या अंतर है ना। 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है, 226 फंडामेंटल राइट है क्या? ये तो नहीं दिख रहा है कहीं। तो 226 के तहत जाइएगा तो नॉर्मल केस की तरह देखेगा हाईकोर्ट, बोला ठीक है, बुलाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, हियरिंग करेंगे, टाइम लग सकता है। लेकिन आप 32 सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो तुरंत हियरिंग करेगा मैटर को, क्योंकि वो देखेगा कि फंडामेंटल राइट का मैटर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट देर करेगा तो माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। हाई कोर्ट के संबंध में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट आप 226 के तहत जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आर्टिकल 32 का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 32 तुरंत आपका काम करा देगा। तुरंत जो आदमी आपका अधिकार छीन रहा होगा वो दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 32 है संवैधानिक विचारों का अधिकार, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। 5 तरह का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट ना। इस आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह का रिट जारी करता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, परमादेश को मैंडेमस, उत्प्रेषण को सर्टियरी, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा को क्यो वारंटो। ठीक है, तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है इसी आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह का रिट। ठीक है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा, जैसे मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब परिवार के आदमी को पता नहीं चल रहा है कि हमारा आदमी कहाँ गया, कांड तो नहीं हो गया कोई, कि पुलिस उठा के ले गई, 24 घंटा बीत गया, कोर्ट में पेशी नहीं हुआ, थाना में दिख नहीं रहा आदमी, तो क्या हुआ मैटर, इनकाउंटर तो नहीं कर दिया कहीं, है ना। तो ऐसे में वो आदमी सीधे जा सकता है, उसके परिवार के परिजन जा सकते हैं आर्टिकल 32 का सुप्रीम कोर्ट, और कहेंगे देखिए साहब उठा के ले गए, आज तक पता नहीं चल रहा कहाँ गए, है ना, कुछ बता नहीं रहे हैं। तो तुरंत कोर्ट क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस रिलीज कर देगा और कहेगा पुलिस से कि आप जिस आदमी को पकड़े हैं उसको मेरे सामने लाइए।
हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, हिंदी में कहते हैं उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसका हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, माने उस आदमी को शरीर के साथ मेरे सामने लाइए, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आपने पकड़ा है उसको प्रत्यक्ष लाइए। हाँ क्या, अरे आरटीआई पांडीआई करेंगे तब तक कांड हो गया रहेगा। आरटीआई तो कोई लंबा मैटर करना है जी, कोई योजना है उसके लिए आरटीआई करिएगा। अब कोई आदमी जेल में गए आप आरटीआई करिएगा, तले मान लो मैटर गड़बड़ा गया। आरटीआई किसके लिए है, आपका परीक्षा हुआ रिजल्ट नहीं आ रहा है तब करिए आरटीआई, कि अभी तक काहे नहीं आया। अब कोई आदमी पकड़ा के गया है, ज्यादा लेट होगा तो मैटर खत्म हो जाएगा। ये ऑपरेशन है, ये तो हम कीमोथेरेपी है, कैंसर का मरीज है, केमो नहीं करिएगा तो मैटर खत्म हो जाएगा, वह है ना। तो तुरंत बंदी प्रत्यक्ष एकदम लास्ट स्टेज है बिल्कुल, कि कब पुलिस का, कहीं यूपी की पुलिस है तो और दिक्कत है, वो तो ले हो जाने का टाइम नहीं देगी, रास्ते में कांड हो जाएगा तो जज साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जज साहब कहते हैं कि टाइम से आ जाओ मेरे पास, टाइम से आओगे तो ना आदमी को बचा लेंगे। कांड हो जाएगा तो केस लड़िए के क्या करिएगा आप। जब कांड हो गया था, आज जब पुलिस चाहिए थी कि कांड कर देना है तो कांड कर देगी। अभी देखें लास्ट टाइम कैसे कांड हुआ, कह रही थी कि हम इलाज करने जा रहे हैं तो अपने नहीं मारी, है ना, इलाज करने लेके जा रही थी, अंधाधुंध फायरिंग हो गया है। अभी कुछ दिन पहले का बात है ना। तो कहने का मतलब है कि पुलिस अगर प्लान बना देगी ना तो मैटर क्लोज हो जाएगा, कैसा हो, है ना, जैसे भी उसको करना होगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, देखिए मतलब, लेकिन कभी कभी पुलिस पकड़ा भी जाती है। तो यूपी की पुलिस तो अभी नहीं पकड़ाई है, तेलंगाना की पुलिस पकड़ा गई। तेलंगाना में 2019 में एक घटना घटा, जैसे निर्भया हुआ था ना 2012 में, वैसे तेलंगाना में एक घटना घटी थी, एक, है ना, एक डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ, है नाम हमको याद है, लेकिन एक कानून है कि नाम जो पीड़िता, प्रियंका ही उनका नाम है, रियल नाम है, हमसे भी बुलवा दिया आपसे, है ना, है? तो जब तक घटना घटा है तब तक तो, अब कोई नहीं पता लगा, घटना घटने के बाद ना नाम दिया जाता है, घटना घटने के बाद नाम दिया जाता है। तत्काल जब घटना घटा तब तो वही नाम रहा, लेकिन उसके बाद ये कानून है, सरकार ने ये कानून बनाया हुआ है कि इस तरह से पीड़ित लोगों के उनके वास्तविक नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उनको जो नाम दिया जाएगा उस नाम से बुलाया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे न्यूज चैनल को फाइन होता है, कोर्ट जाना पड़ता है पैसे के लिए कि तुम नाम कैसे ले लिया, है ना। इसलिए सब कानून जानिए समझिए, नाम नहीं लेना होता है, इस तरह की पीड़िता का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, जो काल्पनिक नाम दिया जाता है वो लिया जाता है, उस तरह का नाम नहीं। और वो उनका मूल नाम था, डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर थी वो। और वो जब हुआ तो पूरे तेलंगाना में बहुत ये हुआ, मतलब आक्रोश हुआ, ये सब घटना होता ही है। पुलिस पर लगा, पुलिस हाय हाय, पुलिस भावना में आ गई कि यार हमको ऐसे लोग बोल रहा है, लोग पुलिस को भला बुरा बोल रहे थे। तो पुलिस ने पकड़ करके उनको दे दिया, तुरंत ही गिरफ्तारी हो गई, नेक्स्ट डे ही गिरफ्तारी हो गई थी। आप पकड़ के पुलिस ने दे दिया जज साहब को, जेल हो गया उनको। लेकिन पुलिस सब कहा कि यार बड़ा बेइज्जती हो रहा है यार, कहीं जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं देखो काल ड्यूटी करता है, ये सब ऐसे ऐसे कांड हो रहा है। अब सिंघम मूवी देख लिया, उसमें से कोई पुलिस वाला, अब वो सोचा कि रुको उपाय करते हैं, तुरंत अगला दिन सब गया कोर्ट में। कोर्ट में जाकर के जज साहब से कहा कि हमको उनको दीजिए, हमको पूरे घटनाक्रम का जांच करना है। व्हाट आर यू सेइंग, का कुछ मोबाइलों में खुलल है, वहां नहीं खुलल तो है, ऐसा ही वो मुंह घुसल है, वो अलग मुंह घुसा रहा है उनने, कुछ ना कुछ तो खुले था। टेस्ट मैच चल रहा है तो मैच खेल के तो पैसा अपना बनाया हुआ है, नहीं देखता अच्छा करते हैं। ठीक है, जितना गरीब देश सब है ना, वो पगलवा क्रिकेट के फेरा में रहता है। अमीर देख ली, डेवलप देश, एगो इंग्लैंड को देख ली, छोड़ दीजिए, तो एकदम जो ताकतवर देश है वो क्रिकेट खेलवे नहीं करता है। 5 घंटा 50-50 है तो 6 घंटा का लगेगा, है ना। कहीं टेस्ट मैच हो तो 5 दिन है। इतना बेरोजगार देश में इतना टाइम होगा जी लोगों के पास कि बैठ के मैच देखेगा, है। और अब चाइना को देखिए, पावर बन रहा है ना, आर्थिक पावर, सब खेलवे नहीं खेलता, 1.5 घंटा खेला फुटबॉल होता है, मैटर खत्म, है ना। यहाँ मान 5-5 दिन तक पगला आदमी सब की भाई लो,
पगला तो और कैरियर खराब भैलो, उन्हें जो भैलो सो भैलो, है ना। तो वहां गया, वो सब गया कोर्ट में कहा कि सर हमको सीन रिक्रिएट करना है। जज साहब को कहा कि हमको थोड़ा दे दीजिए, तो रिक्रिएट करना है, अतनी पता करते लोग कैसे अपराध किया। तो जज साहब सोचे कि भाई चलो ठीक है ले जाओ, तो सबको जेल से आ गए, उसी कहते रिमांड पढ़ लिया अब, है ना। बोला कि लाओ, पकड़ के पहले दे दिया, अभी 24 घंटा वाला कानून से बच गया, है ना। अब 2 दिन बाद जाके मांग के लेके आ गया, फिर अब लोग आया जो जो सब कांड किया था। मध्य रात्रि में पुलिस ले गई वहीं जहां पर कांड हुआ था, सबको लेके गई, कही कि हमको सीन रिक्रिएट करना है। ये एक अधिकार होता है पुलिस के पास कि जांच करने पर फुल रिक्रिएट करवाती है। अब बोले कि तनी करो तो जी, तुम लोग कैसे कैसे क्या किया था तनी बताओ तो हम लोगों को। अब सब सोचा कि पुलिस तो भाई हमारा पूछने के लिए लाई है ना। तब पूरा लगा बताने साहब ऐसे वैसे, तो करा लगे एक काम करो तनी भाग के दिखाओ तो कैसे भागल जाता है। और भागने लगा सब, अब भागने लगा पुलिस, धाए धाए करके सब काम खत्म। एनकाउंटर, सबका एनकाउंटर हो गया, जितना गया था सबका एनकाउंटर। उसके अगले दिन पुलिस का स्वागत हुआ, पुलिस हीरो बन गई कि पुलिस ने जस्टिस कर दिया, तुरंत न्याय हो गया। और उस समय तक भी अभी निर्भया के अपराधियों को फांसी नहीं हुई थी। निर्भया के अपराधियों को फांसी कोरोना के लॉकडाउन में हुआ है, ठीक है। तो लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि उसके अपराधी अभी तक जेल में बैठे हुए हैं, इसके अपराधी का काम खत्म हो गया। लोगों ने तेलंगाना पुलिस को हीरो माना और उनको माला पहनाया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन देश इमोशन से नहीं, सिस्टम इंटेलिजेंस से चलेगा। उसके बाद केस हो गया तो ह्यूमन राइट कमीशन ने एक कमीशन बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सिरपुरकर के नेतृत्व में। और जस्टिस सिरपुरकर ने इसका पूरा जांच किया, और जांच करने के बाद रिपोर्ट यह आया कि एनकाउंटर फेक था, और फेक एनकाउंटर था। और जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने कहा कि जो 10 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं उन सबको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए, इन पर मर्डर का चार्ज लगाकर इनको तत्काल जेल भेज दिया जाए। हाँ बोलो 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 बोलो। फेक नहीं था तो तोहरा जाके बहस करे पड़तो सुप्रीम कोर्ट में फिरता है। बोल फेक नहीं था, गलती हुआ तो ना प्रूव हो गया फेक। अगर फेक नहीं होता तो मर्डर का चार्ज क्यों लगता? मर्डर का चार्ज लगा है 10 पुलिसकर्मी पर, मर्डर का चार्ज और तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए, आज जेल भेजिए पुलिस को। सोचिए, और ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है करंट अफेयर्स में, या अभी से मतलब साल भर पहले का बात है। सिरपुरकर आयोग का रिपोर्ट आया है, सिरपुरकर आयोग ने पूरा जांच किया और उसने ये रिपोर्ट दिया और ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब प्रूव हो जाएगा ना कि गलत एनकाउंटर हुआ है, तब समझिए कि नौकरी भी जा सकती है और फिर आप ही को जेल में जाना पड़ेगा, भले वो अपराधी काय नहीं है, क्योंकि भारत रूल ऑफ लॉ से चलता है ना। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 21, जो कल हमने बताया कि कोई भी आपका जान नहीं ले सकता। अगर आप अपराधी भी हैं तो पुलिस आपका जान नहीं ले सकती है, आपका जान सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ले सकता है, जब कोर्ट ये फैसला सुना दे कि आपको फांसी होना है, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में अपराधियों से संबंधित मुद्दा है। परमादेश में क्या होता है, तो सरकारी अधिकारियों को कोर्ट रिट जारी करती है परमादेश में। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी काम चल रहा है और बहुत दिन से विलंब हो गया, हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में कोई चला गया कोर्ट में कि सर देखिए ये काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगी, उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ परमादेश जारी कर देगी और उसको बुलाएगी कोर्ट में। अब पूछेगी तुम बताओ कि काहे नहीं काम हुआ अभी तक, क्या दिक्कत है। तो जब सरकारी अधिकारियों को अथवा सरकार को कोई आदेश देना होता है तब कोर्ट उसको परमादेश भेजती है, ठीक है, मतलब कि उसको मैंडेमस भेजती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है उठा लेना या मंगा लेना, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई ऐसा मैटर चल रहा है जो हाई कोर्ट में बहुत दिन से चल रहा है और उसका फैसला ही नहीं हो रहा है, लोग परेशान है कि यार आप फैसला भी नहीं दे रहे हो और मैटर भी लगातार खींचे जा रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग इस स्थिति में जाके अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सर इतना दिन से मैटर चल रहा है और आज तक फैसला नहीं आया, तो कृपया करके इसमें फैसला दिया जाए। तो जब उसको लगेगा कि इस तरह की स्थिति है तो क्या करेगा, उस मैटर को अपने पास मंगा लेगा, ट्रांसफर करा लेगा, ठीक है, कह देगा हाई कोर्ट को कि आप रुक जाइए और ये हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट उसको ट्रांसफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, रोक देना, है ना, प्रोहिबिशन।
तो रोकना का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से कोई हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई मैटर नहीं सुनेगा। मतलब हाई कोर्ट वही मैटर सुन सकता है जो उसके अधिकार में आता है। ऐसा मैटर नहीं सुनेगा कि आता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में, सुन रहा है अपने। तो ऐसा कोई मैटर अगर हाई कोर्ट सुन रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो इसका कंप्लेन अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि सर देखिए ये सुन सकते हैं केवल आप, सुन रहा है हाई कोर्ट, बस तुरंत इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिलीज कर देगा और कह देगा कि मैटर को वहीं रोक दो, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये सिर्फ हम सुन सकते हैं। उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अधिकार परीक्षा का मतलब है क्यो वारंटो, कि हम अधिकार रखते हैं, आप वही काम कर सकते हैं जिस काम का आपके पास अधिकार है। जो काम आपके पास अधिकार नहीं है वो काम आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जिसका जो करने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है या सिस्टम आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इवन पुलिस भी या सिस्टम का आदमी भी कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो फिर वो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं। अब जैसे कि आप गाड़ी से, गाड़ी कोई भी रोक देता है, कोई भी गाड़ी आपका नहीं रोक सकता है। गाड़ी रोकने का अधिकार केवल उसी के पास है जिसके कंधे पर एक स्टार हो, कम से कम एक स्टार। ऐसे तो डबल स्टार होना चाहिए, कम से कम एक, मतलब स्टार तो होना ही चाहिए, वही आदमी गाड़ी रोक सकता है। ऐसे सिपाही जी लोग गाड़ियां रोक देते हैं, रुक जाइए। आज दरोगा जी रहते हैं पीपल के पेड़ तर पान खाते हुए, डायरी लिखते हुए, दारोगा, रोवा चाहे गावा द कुछ हो, है ना। दरोगा जी बिना ले लेने मैटर नहीं फरियाता है उनका, है ना। तो अब वो बढ़ेंगे साइड में, सिपाही जी गाड़ी रोक दिए, लेकिन नहीं रोक सकते सिपाही जी गाड़ी, क्योंकि उनके पास स्टार नहीं है। रूल्स के हिसाब से देश चलेगा। अगर कंप्लेन हो जाए, चीजें हो जाए, तो फिर जवाब देना पड़ेगा उनको जाकर के कोर्ट में, है ना, कि क्या कर रहे हैं। तो अधिकार परीक्षा, ट्रेन में टिकट सिर्फ टीटी ही चेक कर सकता है, दूसरा कोई आरपीएफ का जवान आकर नहीं कर सकता है कि हमको टिकट दिखा दो। अगर मांग दिया तो उसका उपाय हो सकता है, तुम मांग कैसे दिया टिकट, है ना, उसके अधिकार में नहीं आता है वो। मतलब जिसके पास जो अधिकार है वही वो काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो क्यों वारंटो रिलीज हो जाएगा, अधिकार परीक्षा आ जाएगा, है ना, और फिर उस आदमी से पूछा जाएगा कि ये काम आप किस अधिकार से कर रहे थे। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से ये 5 तरह के रिट्स यहां पर रखे जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। हाई कोर्ट भी रिलीज कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। हाँ, ये कोर्ट में, ये दोनों कोर्ट के लिए आएगा, उत्प्रेषण और प्रसिद्ध दोनों कोर्ट के लिए ही आएगा केवल, ठीक है। ये सरकारी अधिकारी के लिए आएगा और ये अपराधियों के लिए आएगा, ठीक है। और ये जो है ये किसी के लिए भी आ सकता है अगर कोई अपने अधिकार का अतिक्रमण करता है तो। हाँ, कोई भी अगर अपने अधिकार के खिलाफ कोई भी काम करता है तो अधिकार परीक्षा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, रोकना, अगर कोई निचली अदालत ऊपरी अदालतों के अधिकार को का काम कर रहा है तो ऊपरी अदालत उसको रोक सकती है। क्या? हाँ 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 हाँ, पॉक्सो जो है उसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइम, है ना, छोटे बच्चों के लिए उसमें होता है, तो वो बाल अपराधियों के लिए बिल्कुल। कहाँ क्लियर नाम, कहीं कोई क्लियर नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए स्पष्ट भारत की संसद ने कानून पास किया हुआ है, लेके देखिएगा पुलिस समझा देगी फिर।